जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के पेडागॉजी के क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस फैमिली से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट और लाइक कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये इंग्लिश में ऊपर है, नीचे मैं कर देता हूं, फिर इसको देखा जाए। देखिए, इसमें कह रहा है छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया का जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ध्यान से आप लोग सुनिए। जब भी आप लोग साइंस पेडागॉजी या मैथ पेडागॉजी के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर के करेंगे। आप लोग को एक बिल्कुल नेचुरल टीचर की तरह बनना है, ठीक है। न्यूट्रल रह करके चीज़ों को करना है, ठीक है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बनना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनना है, ठीक। हमेशा फोकस करना है उन तथ्यों पे। जब साइंस के क्वेश्चन पेडागॉजी करोगे तो जिन क्वेश्चनों के ऑप्शन में आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें दी गई हो, प्रयोग करने की बात कही गई हो, वो ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं, सारे सही माने जाते हैं। और जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाए, वो सारे आंसर सही होते हैं, पॉजिटिव वे में लिए जाते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी आपसे रटने की बात करें, याद करने की बात करें, बुक का इस्तेमाल करने की बात करें, वो ज़्यादातर केसेस में नेगेटिव आंसर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए, मान लो आप ही एक टीचर हैं, आपको अपने स्टूडेंट में आलोचनात्मक सोच डेवलप करवाना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा, ठीक है, कुछ हद तक सही है। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पेडागॉजी में सारे ऑप्शन को पहले बारीकी से पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। अगला कह रहा है उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए और उसके खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप छात्र में कोई आलोचनात्मक सोच डेवलप करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उसके पहलुओं पे नज़र डालेंगे, पहचानेंगे कि जो उसने अपनाया है और जो उसके खिलाफ है, दोनों पहलुओं पे आपको नज़र देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आलोचनात्मक अच्छी सोच हो बच्चे की, तो इन दोनों पे, ठीक है। तीसरा कह रहा है वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा। इससे देखिए, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप कोई भी हल नहीं निकाल पाएंगे, उससे बच्चे का सोच नहीं डेवलप कर पाएंगे अच्छी, ठीक है ना। दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, नहीं, किसी के दृष्टिकोण से कोई कंपैरिजन या सम्मान ये सब करने की जरूरत नहीं होती। ये भी ऑप्शन नेगेटिव की तरफ जाता है। ये दोनों ऑप्शन आलोचनात्मकता को लेकर के पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन होंगे ए और बी। देखिए ए बी किस में दे रखा है, ये बी सी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सेकंड थोड़ा सा और ऊपर करते, ये रहा आपका सामने क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ध्यान देना है आपको, इसमें से कौन सा है जो विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, विज्ञान की व्याख्या। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है विज्ञान अधिगम का एक अंतः विषय पर्यक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनडिस्प्लिनरी एरिया होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सपोर्टिव आंसर है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा कि उसने नेगेटिव पूछा है। आपको ये देखिए, पेडागॉजी के क्वेश्चन में ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, आपको उसमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं कि क्या पॉजिटिव चीजें पूछ रहा है या नेगेटिव चीजें पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए नकारात्मकता को प्रायोरिटी दिया हुआ है। यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका है वैज्ञानिक उस सिद्धांत को अधिक श्रेय देते हैं जो कुछ मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों की एक बड़ी संख्या में व्याख्या करता है। ये भी देखिए पॉजिटिव की तरफ आंसर जा रहा है अपना, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल देखिए, सिद्धांत और नियम एकदम से फिक्स नहीं होता है, इनकी आलोचना हो सकती है, कभी छोड़ा जा सकता है, कभी पकड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें चलती रहती है, टेंटेटिव में नेचर में होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी इसका करेक्ट है, मतलब ये भी पॉजिटिव की तरह जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है,
एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, अ गुड साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी नॉन फिलिसिएबल। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कंट्रोवर्सी करना होता है, साइंटिस्ट में हमेशा एक मतभेद बना रहता है, तो झूठा साबित करना नहीं दे कह रखा है ना, जबकि ये होना चाहिए। एक अच्छा विचारक तभी होता है जब उस पर तर्क वितर्क हो, ठीक है। साइंटिफिक रीजन कोई भी सार्वभौम में सत्य नहीं माना जाएगा जब तक उस पर बहुत सारे तथ्य ना आए, हमेशा वो संशय में बना रहता है। तो कोई सा भी वैज्ञानिक हो, एक अच्छा वैज्ञानिक का सिद्धांत हो या बुरे वैज्ञानिक का सिद्धांत हो, उस पर भी उंगली उठाई जा सकती है, उसे झूठा साबित करने की संभाव्यता होनी चाहिए, तभी जाकर के और अच्छे नियम और चीजें शुद्ध होती हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं बोला है तो यही नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान की प्रकृति का वर्णन कौन करता है उसके बारे में कह रहा है। विज्ञान की सराहना के बारे में, यहाँ प्रकृति से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है, विज्ञान प्रकृति की व्यक्तिगत खोज है, प्रकृति की व्यक्तिगत खोज है, ये उतना आंसर सही नहीं जाता है आपका। अगला कह रहा है विज्ञान मूल्यों मुक्त और निष्पक्ष होता है, मूल्य मुक्त निष्पक्ष होता है, कुछ हद तक सही है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, साइंस इज सोशल एडवेंचर्स दे रखा है, विज्ञान के सामाजिक प्रयास, विज्ञान के सामाजिक प्रयास ये सबसे ज्यादा सटीकता से दिखाता है किसको, विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन सा, विज्ञान के सामाजिक प्रयास। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान के सामाजिक प्रयास सबसे ज्यादा सटीक क्यों है, क्योंकि विज्ञान जो है सामाजिक में किसी भी तबके से आया हुआ पर्सन हो, हर किसी के अच्छे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबको इग्नोर करते हुए हर किसी को साइंस की फील्ड में एक अच्छा पर्सन देता है, हर अच्छा पर्सपेक्टिव देता है, ठीक है ना। इसलिए जो अगर सोशलाइजेशन का आपका आ जाता है तो आप इसे आंसर को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक सेकंड, अच्छा, विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, मैं एक बार क्वेश्चन और पढ़ देता हूं, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। कह रहा है विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने के, मतलब पुराने समय से लगे आए वैध होने के क्या मत हो सकते हैं, क्या आवश्यकता हो सकती है, उस पर बात कर रहा है। पहला मत या आवश्यकता की बात कर रहा है, यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये पहले ये देखा जाता है कि चीज़ें पहले कैसी थी, इतिहास में पुराने समय में चीज़ें कैसी थी, अब वो कैसे बदल रही हैं, किस तरह से जो सामाजिक चीज़ें हैं ये किस तरह से विज्ञान को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो ये जो है ऐतिहासिक रूप से वैध होने का एक पॉजिटिव की तरफ जाता है डायरेक्शन में, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, यह शिक्षार्थियों को विज्ञान के अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। इट हेल्प टू लर्नर इन व्यू साइंस एज अ इनफिसिएबल, ठीक है ना। ये एक अचूक के रूप में मदद करता है, ये भी पॉजिटिव नेचर होता है। अचूक से मतलब है कि एक पॉजिटिव धारणा बिल्ड करने के लिए बच्चों के माइंड में ये सपोर्ट करता है, जो ऐतिहासिक उद्देश्य बनता है। पहले कुछ और सोच थी, अब कुछ और सोच बन गई है, ये पुराने समय से जो प्रयोग होते आ रहे हैं साइंस के, उससे पता चलता है। तो ये भी एक सपोर्टिव आंसर आता है। अगले आंसर पे चलते देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सी ऑप्शन आपका कह रहा है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं या सराहना करने में विद्यार्थी की मदद करना। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, एक सेकंड, इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अच्छा, सी कह रहा है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना। देखिए सराहना करना कोई पॉजिटिव में नहीं जाता है, किसी व्यक्ति की या किसी वैज्ञानिक की सराहना करने से ये नेगेटिव में जाता है, ठीक है। शिक्षार्थियों की मदद करना, तो ये आपका नेगेटिव की तरफ जाता है। अगला आपका ऑप्शन दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह विज्ञान में
पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। ये पर्टिकुलर किसी देश या किसी उसकी बात नहीं करता है। तो ये दोनों ही सी और डी नेगेटिव में जाते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ आपका ऑप्शन ए और बी जाता है, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है ए और बी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या है, 85। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन क्या है, पहला कथन है विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। प्रतिमान परिवर्तन क्या होता है विज्ञान से, मतलब प्रतिमान परिवर्तन का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, एक क्रांति की बात कर रहा है। जब कोई भी चीज नई आती है तो देखते नहीं कि जैसे आज के टाइम में आईटी सेक्टर में, जैसे मैं ऑनलाइन अगर आप लोगों को चीजें पढ़ा पा रहा हूं, आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, तो ये प्रतिमान में परिवर्तन हुआ ना। पहले पढ़ाई का कुछ और प्रतिमान था, अब परिवर्तित होकर के इस तरह से हो गया। तो ये वही कह रहा है विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल होता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। मान लो आज कोई चीज चली आ रही है वर्षों से कि मान लो जैसे मान लो साइंस में अगर बात करें, बहुत वर्षों से चली आ रही थी कि परमाणु के सबसे स्मॉलेस्ट 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। जब कह रहा है कि जब कोई असंगत अवलोकन, अब इसके असंगत अवलोकन अब मार्केट में आने लगे कि भाई जो केवल यही 2 परमाणु नहीं है और भी अलग से परमाणु है, और भी खोजें होने लगी हैं, कई सारे तथ्य इकट्ठा होने लग गए हैं। तो ये पुराने सिद्धांत के संकटावस्था में आ गया कि नहीं। पुराना जिन्होंने थ्योरी दी थी कि नहीं 3 ही हो सकते हैं, उनके जो कंसेप्ट थे वो संकट में आ चुके हैं कि ये ऐसा सही नहीं है, ये चेंज भी हो सकते हैं। तो आपका ये भी सही है, और यही कारण है कि विज्ञान को प्रतिमान परिवर्तन होता रहता है। तो हमेशा विज्ञान जो है स्थिर नहीं होता है, चेंज होता रहता है। तो देखिए इसलिए ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। देखिए क्या करना होता है, जब व्याख्या वाली बात करनी हो कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर इसलिए लगा करके इसको पढ़ो। तो ये क्या कुछ रिलेशन आ रहा है, तो देखिए आ रहा ना, जब कोई असंगत अवलोकन एकत्रित होता है तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में आ जाता है, इसलिए वो परिवर्तित होने की क्रिया रखते हैं या परिवर्तित होता है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है सही तरीके से। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। S1 और S2 दोनों सत्य हैं। S1 S2 की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं ये। यहाँ पे देखिए दे रखा है कक्षा की विज्ञान की NCERT की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है। हाँ देखिए उदाहरण आपको दिया गया है कि विज्ञान की कक्षा में कि प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित, जो बिजली चमकती है आसमान में, तड़ित से डरते थे, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को नहीं, चिंगारियों के कारण को नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध का कारण है। ये जो बिजली चमक रही है, पहले लोग सोचते थे कि ये भगवान गुस्सा कर रहे हैं, वो चीजें हैं, यह हुआ है। अब वास्तव में, अब देखिए, अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। अब वास्तविकता यह है कि हम लोग इसके अनुभवी हो गए, इस अनुभव से परिचित हो गए हैं कि आवेश इकट्ठा होने की वजह से बिजली चमकती है आसमान में। तो सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो देखिए आप लोग देखते होंगे कि गर्मियों के सीजन में जो कपड़े होते हैं, टी शर्ट वगैरह होती है, उसमें भी कड़क के मतलब चिंगारी जैसी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारा एक ही रूप है, आवेश की इकट्ठा होने की वजह से होता है। ठीक है, कह रहा है उपरोक्त उदाहरण विज्ञान के किन पहलुओं का पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये कह रहा है किन पहलुओं पर प्रकाश डालता है, उस पर आ जाते हैं। देखिए पहला कह रहा है एक सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है। दूसरा कह रहा है विज्ञान प्रकृति में वो होता है, इंटेटिव नेचर का होता है। ये सही है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर जो उदाहरण दिया गया उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है।
तीसरा कह रहा है विज्ञान अनुभविक प्रमाणों पर आधारित है। ठीक है, ये सही उदाहरण के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे ये फिट बैठ रही हैं, क्योंकि अब हम लोग अनुभव कर चुके हैं इस चीज का कि आसमान में जो बिजली कड़कती है वो आवासों की वजह से होती है। ये हम लोग अनुमान कर चुके हैं, आभास इसका हो चुका है, ये अनुभव हो चुका है हमें। तो ये जो है विज्ञान अनुभविक प्रमाणों पर भी आधारित होता है, तो इस वजह से ये इसका सटीक आंसर जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है 87th, मैं आगे बढ़ाता हूँ, हिंदी में रखते हैं इसको। ये रहा, देखिए कह रहा है वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आपके छात्रों के मध्य सहायक होंगी। ये 4-5 गतिविधियां दे रखे हैं, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए कौन सी ज्यादा सहायक होंगी। ठीक है, पहला कह रहा है जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज करना। अगर आप वैज्ञानिक सोच डेवलप करना चाहते हैं, अपने वैज्ञानिक गतिविधि डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो कौन सी गतिविधि अच्छी होगी। तो पहला कह रहा है जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज करना। बिल्कुल सही है, जिस चीज से आप जिस चीज को बता रहे हैं, जिस चीज का जांच पड़ताल करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर इन्वायरमेंट के लेके चले जाते हैं तो वो और भी अच्छा बच्चा वहां पे सीखेगा, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है शिक्षार्थियों को विज्ञान की अवधारणा और सिद्धांतों को देखिए याद करने वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, जो डायरेक्ट कहता है रटने की बात कर दे, तो ये ऑप्शन कट जाता है। अगला क्या कह रहा है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे सटीक आंसर बनता है। आगे क्या कह रहा है प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, जहां विज्ञान में अगर प्रयोग की बात कर दे वो भी पॉजिटिव आंसर होता है, तो तत्काल वातावरण पर्यावरण की बात कर दे तो भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव की तरफ ये भी जा रहा है, केवल बी नहीं जा रहा है, तो ए सी डी आपका आंसर बनेगा। देखिए कहाँ दे रखा है आपको, ए सी डी, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स के पार्ट को एक बार इंडिविजुअली पढ़ा दीजिए, तो देखिए कल जो है मैं फिजिक्स का पूरा PYQ और उसके सारे कॉन्सेप्ट भी एक मैराथन में लेके आऊंगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा फिजिक्स वाले का, फिजिक्स का जो पार्ट है आपका। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 88 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे इसमें कह रहा है आप कक्षा में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की चर्चा आप क्लासरूम में कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप एक टीचर हैं, आप विद्यार्थियों से कहते हैं कि लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु मतलब नमी की आवश्यकता होती है, ये बच्चों को आप सिखा रहे हैं। ठीक है, आपका एक विद्यार्थी पूछने लग गया कि क्या होगा क्या पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। आपने कहा कि नमी वाले जल से क्या होता है, उस पे जंग लगता है लोहे की कील पे, तो बच्चा आपका खड़ा होकर के पूछता है स्टूडेंट कि क्या अगर उबलते हुए जल में रख दे तो उस पे जंग लगेगा, ये ऐसा उसने प्रश्न पूछा। तो अब आप उसके इस प्रश्न का आप किस प्रकार उत्तर देंगे, तो देखिए बहुत ही सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। क्या उत्तर देंगे, ये रहे आपके 4 आंसर। पहला कह रहा है कि आप कहेंगे कि विद्यार्थी को सहपाठी संग प्रश्न पर चर्चा करने और उत्तर ज्ञात करने की कहेंगे। देखिए कभी भी आप अपने काम को दूसरे पे नहीं टालेंगे कि ये विद्यार्थियों को कह दो कि उससे नकल कर लो या उससे आंसर पूछ लो या पुस्तक में देख लो, ये सब नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो ये आंसर सही नहीं होगा आपका। ठीक है, दूसरा है आपका विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अगली कक्षा में उत्तर देने की बात करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, पुस्तकों की बात करेगा तो वो भी नेगेटिव आंसर की तरफ ले जाता है, ये भी कहीं सही व्याख्या नहीं हो रही आपके प्रश्न की। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन है, सी ऑप्शन दे रखा है कि विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। ये पॉजिटिव होता है कि जब भी साइंस का क्वेश्चन बनता है तो उसमें जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आंसर होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो सी ऑप्शन आपका जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। डी क्या कह रहा है, विद्यार्थी को प्रश्न का सही उत्तर देकर
उसकी जिज्ञासा को निराकरण कर देंगे क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका 100% सही हो जाता है। ठीक है ना। तो जहां भी प्रैक्टिकल प्रयोग की बात करेगा आपको साइंस पेडागोजी में, उस आंसर की तरफ आप लोग जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए 89वां क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है। कोई टीचर है, नमक चीनी पानी इनके घोल का जांच करवाना चाह रहा है बच्चों से, या खुद करना चाह रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा? तो उनके कार्य करने के, जैसे आपको कोई विलयन दे दूं तो उसमें आपको चीनी नमक और जो चीज क्या दे रखा है, नमक चीनी के घोल में से परीक्षण करना है, तो आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करोगे? उसने स्टेप आपको दे रखा है। पहला, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत के थे। ये बिल्कुल सही। पहले स्टेज में तो यही करोगे ना, आप अपने स्टूडेंट को 4 चीजें दे दोगे विलियन में जो होंगे ABCD नाम लिख करके। अब उसमें मिक्स है, आपने बताया नहीं कौन सा क्या है, तो पहला तो यही काम होगा, पहले हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। पहले हमें घोलना पड़ेगा ना, ये तो रिजल्ट वाला स्टेज आ गया, क्योंकि ये तो बता रहा है कि भिन्न प्रकार के घुलते हैं, ये तो अपना आंसर दे रहे हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे तो नहीं आना चाहिए। आगे थर्ड आपका कह रहा है कि विद्यार्थी पदार्थों ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करेंगे, तो ये सही है। देखिए पहले उनको ABCD आप दे देंगे, जिसका बारे में नहीं पता कौन सा रेत है, कौन सा चीनी है, कौन सा पानी क्या है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उन चारों सॉल्यूशन के लेके जाएंगे, अलग अलग विद्यार्थी ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण अलग अलग द्रव्यों में करेंगे। जब परीक्षण कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका अब जाकर के सजीव चित्रण द्वारा दिखाएंगे, उसकी सहायता करेंगे कि ये विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये अलग अलग प्रकार से घुलते हैं, तब जाकर के आप रिजल्ट पे आओगे। तो पहला काम तो ये करोगे, दूसरे काम पे आपको ये करना पड़ेगा, ये तीसरे पे आएगा रिजल्ट। तो आपका जो आंसर होगा A, फिर आएगा B, C, फिर आएगा B। तो देखिए A, फिर C, फिर B, ये दे रखा C ऑप्शन पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 90 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक मतलब जिसमें सबका विचार चले, हर बच्चा स्वतंत्र रूप से चीजें विचारों को रखे, वो लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा कही जाएगी। ठीक है, पहला कह रहा है शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए सुरक्षित स्थान देगा। ये पॉजिटिव जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने नेगेटिव आंसर पूछा है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही की तरफ ले जा रहा है हमें। अगला कह रहा है शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, ये नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है। जब लोकतांत्रिक की बात कर दिए आप कि विज्ञान की कक्षा लोकतांत्रिक है, तो उसमें किसी एक को अधिकारी बन बैठने की, नैतिकता की अधिकारी बनने की क्या जरूरत है? तो वो तो नेगेटिव बात हो गई ना। तो यही आपका आंसर की तरफ जाता है, लेकिन और भी अच्छे आंसर हो सकते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सी क्या कह रहा है, शिक्षक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करते हैं, ये भी अच्छा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है, इस पर प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना और पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव की तरफ केवल बी ऑप्शन जाता है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे डिस्कस कर लिए। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से अपने दिमागों को खुला रखना है, ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाए। देखिए अगला क्या है, एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होंगे। सपोज करो आप ही टीचर हो, आपको क्लासरूम में बच्चों को दाब से रिलेटेड आपको प्रत्यय देना है,
प्रूफ देना है या कुछ भी दिखाना है एक्सपेरिमेंट करके, तो कौन सा उदाहरण होगा? पहला कहे हैं कि वस्तु को मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना तथा उनकी अपेक्षित गति का तुलना करना। ये तो ग्रेविटी की परीक्षण की बात कर दी, मुक्त रूप से छोड़ देंगे कैसे ग्रेविटी खींच रही है उसकी होगी, तो ये नहीं जाता है आंसर। अगला करें, जल में विभिन्न तेल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ऑलिव ऑयल मिलाना तथा उनकी परतों का अवलोकन करना। ये तो डेंसिटी की बात हो गई, जो हल्का होगा ऊपर तैरेगा। ये कभी दाब को परीक्षण तो हो ही नहीं सकता, ये दाब के परीक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला कह रहे हैं, एक खाली बंद प्लास्टिक की बोतल को जल की बाल्टी में धकेलना अथवा अवलोकन करना। खाली बोतल ढकेलने से दाब का कुछ नहीं पड़ेगा, फ्लोटिंग की चीजों को आप अवलोकन कर सकते हो, ये भी गलत की तरफ जाता है। अगले पे चलते हैं अपने आंसर पे। लास्ट तो यही होगा, जब सारे आंसर कट जाते हैं तो एक ही बचता है, तो आप लोग सोचिएगा मत, टिक मार के आगे बढ़िएगा। कह रहे कागज की एक पट्टी को अपने निचले ओंठ से लगाना और मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना कि कागज की पट्टी किस दिशा में गति करती है। ये देखिए, कागज मुंह में टीचर दबा करके फूंक मारेगा तो उस पर प्रेशर लगेगा ना, जिस दिशा में प्रेशर लगेगा उस दिशा में कागज गति करेगा, तो उसमें दाब लग रहा है, तो दाब के ही परीक्षण की अवलोकना करने को कहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 82 आपका है, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन से प्रक्रिया आधारित कौशलों का विकास करना है। देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन सा प्रक्रिया आधारित कौशल का विकास करना है आपको, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, कौन सा पॉजिटिव होगा। अब देखिए क्या क्या प्रक्रिया आधारित करना है, यहाँ पे कुछ आगे एक्सपेरिमेंट करके या कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है श्वास भीतर एवं बाहर सामान्य रूप से लें। बच्चे को कहने कि आप श्वास भीतर बाहर लें। पता लगाएं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इस बात का पता लगाएं, इसको ऑब्जर्व करें कि आप सामान्य रूप से सांस कितनी बार अंदर बाहर कर रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन ही तो कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि हाँ कितना हुआ कितना नहीं हुआ, एक तरह का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर शुरू होगा वो ऑब्जर्वेशन से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन से शुरू है, यहाँ मापन, क्या ये माप थोड़ी रहे हैं आप, ये एक पता लगा रहे हैं। माप करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो ये तो गलत हो गया मेजरमेंट वाला। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट तो है ही नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन ये भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो आपका केवल ए ऑप्शन ही जाता है, वो मैं आगे भी बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप सांस अंदर बाहर ले रहे हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। देखिए कह रहा ना कि आप देखिए, पता लगाएं और ऑब्जर्व करें कि 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। फिर ऑब्जर्व करें कि आप अपने श्वास की दर को तीव्र गति से चलाएं, जल्दी जल्दी सांस लें इस तरह से, और के पश्चात भागने के बाद दौड़ें, उसके बाद तथा पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने। उस दौड़ करके आए तब, एक देखिए एक शांत मुद्रा में है, तब आपको अपनी सांस को अवलोकन करना है, गिनना है। फिर जब दौड़ करके आए, थक जाएं स्पीड में, तब गिनना है कि आप कितनी सांस पर सेकंड या पर मिनट ले रहे हैं। कह रहे हैं आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होती है, जांच करें कि आपकी, और फिर क्या कह रहा है, जांच करें कि आपकी दोस्त को भी एक जैसे मूल्य प्राप्त होते हैं या नहीं। जितने स्पीड आपके सांस लेने की है, क्या वही आपके दोस्त की भी है क्या? तो ये आ जाता है अनुमान लगाना और मापन करना, लास्ट में आ जाएगा अपने दोस्त के साथ। लेकिन शुरुआत में आपको इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना है। तो शुरुआत में ही की पॉइंट आपको ढूंढ लेना है कि ये ऑब्जर्वेशन से शुरू होगा हमारा आंसर, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है ना, समझ गए? चलिए, और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर अनुमान लगाएंगे कि हाँ इतनी इतनी चीज़ें हुई हैं, फिर माप लेंगे कि हाँ मेरे तो इतने थे, अपने दोस्त से पूछ लेंगे तेरे कितने थे, तो ये आ जाएगा मापन में। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 83। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कितना टाइम होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। इस चीज पे विशेष ध्यान देना होता है कि नहीं, नेगेटिव चीजें आपको कह रहा है कि नहीं खाता, नेगेटिव लेना है आपको आंसर। पहला कह रहा है विज्ञान में आकलन छात्रों के वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है, तो ये पॉजिटिव आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है विज्ञान में आकलन व्यापक प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है, तो ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी उत्तर नहीं होगा।
अगला कह रहा है विज्ञान में आकलन आधारित है, विज्ञान में आकलन आधारित है, छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के सिद्धांतों को याद रखने की बात कर दी। देखिए याद रखने वाली चीजें नेगेटिव की तरफ जाती हैं, हो ना हो आपका आंसर इधर जा सकता है, लेकिन अभी नहीं टिक करेंगे, पहले आगे भी चेक करेंगे क्या कह रहा है। आगे कह रहे हैं कि विज्ञान में आकलन छात्रों में प्रक्रिया के कौशल को विकसित करने की सहायक है। बिल्कुल प्रक्रिया में कौशल बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, केवल सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे याद जैसी बातें लिख रखी है। ठीक है, चलिए, और हमने नेगेटिव, आपको यही ढूंढना होता है कौन, देखिए पेडागोजी जैसे सब्जेक्ट हो गया सीडीपी, इसमें आप लोगों को इसी चीजों पे जाना होता है कि कौन सा आंसर क्वेश्चन पॉजिटिव में आंसर पूछना चाह रहा है या नेगेटिव में आंसर पूछना चाह रहा है, उसी हिसाब से ऑप्शन पे अडिग होंगे, पकड़ेंगे आंसर को। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से खुले अंत वाले प्रश्न हैं। मैंने आप लोगों को खुले अंत के बारे में बता रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है माइंड मैप की, तो जरूर देख लीजिए, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आधे एक घंटे की क्लास में। ठीक है, पहला आपको देखिए खुले अंत का प्रश्न क्या होता है, जिसके आंसर देने के कई सारे तरीके हों। ठीक है ना, कई सारे तरीके से क्या किया जाए, आंसर दिया जा सके। पहला क्या कह रहा है कि व्यक्त कीजिए कि किस प्रकार पशु जीवन उन्मूलन से प्रभावित है। ये तो कर दिया जाएगा, ये ज़्यादा आंसर पॉजिटिव नहीं जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये रहा हमारा 84th। ठीक है, क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी, इसका भी, ये भी एक खुले अंत वाला प्रश्न हो सकता है। अगला कह रहा है वनोन्मूलन किस प्रकार वर्षा में कमी लाता है। वनोन्मूलन किस प्रकार, ये तो एक क्लोज एंडेड की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ ही तथ्य दे पाएगा बच्चा। कह रहा है आपके क्षेत्र में कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, ये भी रटा रटाया हो जाएगा। तो इसने कहा है कि खुले अंत वाला प्रश्न, ये ज्यादातर जो आंसर जाता है बी की तरफ जाता है। क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी, तो इस पे बच्चा कई तरीके से आंसर देगा। ठीक है, लेकिन इसके आंसर का मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करने का मन कर रहा है वनोन्मूलन वाले से। 84, एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूं। इसका आंसर इधर भी जा सकता है थोड़ा सा। एक सेकंड बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। एक सेकंड बस। 84, बिल्कुल, ये इसका जो आंसर दिया हुआ है बुक में और चीज़ों में, ये बी ही होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बच्चे को और ज़्यादा सोचने की क्षमता आएगी कि क्या क्या, कुछ बच्चे अलग अलग अपने आंसर दे सकते हैं कि हमारे आसपास लकड़ी नहीं तो ये बेड नहीं बनेगा, कोई कहेगा हवा नहीं आएगी, बहुत सारे आंसर आएंगे। तो यही जाता है खुले अंत वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि आप कक्षा 7 के छात्रों को विद्युतीय चालकता का प्रत्यय सिखाना चाहते हैं। आपके पास निम्नलिखित सामग्री है, आपके पास रबड़ है, एक बल्ब है, के साथ साथ खुला विद्युतीय परिपथ है, धातु की पिन है, डिस्टिल्ड जल है, ठीक है, नमक का घोल है। इस प्रत्यय के छात्रों से परिचित कराने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा अपनाएंगे। आपको क्या दिखाना है, विद्युत की चालकता के बारे में दिखाना है। आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए जब आपके पास चीजें अवेलेबल है तो आपको चीजों को सैंपट पे करने की जरूरत नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव जाता है, प्रायोगिक चीजें ज्यादा सही होंगी। कह रहा है सैंपट पर स्पष्ट अर्थ लिखूंगी एवं ध्यानपूर्वक अपने छात्रों को समझाऊंगी कि इसके पश्चात क्रियाकलाप होगा तथा पता लगेगा कि कौन सा पर्याप्त सूचक है। तो ये गलत की तरफ जाता है। सैंपट पे क्यों बताओगे, आपको दे रखा है, उसने रबड़ दे रखा है, वायर दे रखा है, बल्ब दे रखा है, प्रायोगिक चीजों पे जाइए। बी भी सैंपट से रिलेटेड है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सी कह रहा है मैं प्रारंभ में अपने छात्रों से प्रत्येक पदार्थ को परिपथ पर रख कर उसका अन्वेषण कराऊंगी। बिल्कुल सही है। पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत के अच्छे व बुरे चालकों के बारे में
चालकों में करने के लिए छात्रों को अवलोकन के आधार के रूप में प्रयोग करूंगी। ये बिल्कुल सही है। जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है तो आप परिपथ में एक बार रबड़ लगाइए, बोलिए कि इसमें से करंट नहीं जाता है, बल्ब लगाइए, बोलिए इसमें अच्छा करंट जाता है, पिन लगाइए, बोलिए इसमें कम जाता है थोड़ा। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल को सपोर्ट करेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहा है विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है ना, पहला है शिक्षार्थियों के प्रश्नों को रुचिकर, उत्तम इत्यादि बताना, अच्छी बात है, ये सपोर्टिव है आंसर के। दूसरा है सभी शिक्षार्थियों को अपने आप को व्यक्त करने के अवसर देना, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा है विद्यार्थियों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना। देखिए किसी जब बच्चा क्वेश्चन पूछे ना, तत्काल कर धर दे आंसर दे करके उसको बैठा देना, ये नेगेटिविटी की तरफ जाता है, नेगेटिव आंसर की तरफ जाता है। हमेशा बच्चों से तर्क वितर्क, उनके क्वेश्चन की गुणवत्ता को जांचना पड़ता है कि वह उनके अप्रिसिएशन करना पड़ता है कि वो और प्रश्न पूछे, पहले बताओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, उससे रिलेटेड तथ्य दो, यहाँ पे ऐसे हुआ था, ये सारे जाते हैं। तत्काल डायरेक्ट केवल उत्तर फैक्ट टू फैक्ट बात करना, ये नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगला कह रहे हैं शिक्षार्थियों को उत्तरों को की नहीं बल्कि प्रश्नों की गुणवत्ता चेक करना। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव होता है, बच्चों के प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं उनकी वाहवाही करना ताकि वो और प्रश्न पूछ सके, ये भी सही आंसर की तरफ जाता है। तो ए बी डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है ए बी डी, डी ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही है ये पूछा है। ठीक है, पहला कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना प्रमुख रास्ता है। विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कुछ हद तक सही है, उतना ज्यादा तो नहीं लग रहा है। अगला क्या कह रहा है, विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित, देखो प्रयोगाश्रित परमाणु का प्रयोग किया जाना, ये बिल्कुल और भी ज्यादा पॉजिटिव होता है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है कि अगर साइंस में आपको पेडागोजी सॉल्व करना है, जहां प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं, उसको और भी पॉजिटिव लेते हैं। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव की तरफ ये जा रहा है, लेकिन हम अपने अगले क्वेश्चन ऑप्शन पे भी जाएंगे। ध्यानपूर्वक एकत्र किए गए प्रमाणों के फलस्वरूप निश्चित ज्ञान प्राप्त करना, केवल प्रमाण जो एकत्रित किए गए हैं उस पर निश्चित ज्ञान प्राप्त करना इतना पॉजिटिव नहीं है। कह रहा है यथार्थता के लिए सदैव सदैव वैज्ञानिक निष्कर्षों का पुनरावलोकन करना, ये भी उतना पॉजिटिव नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन सबसे ज्यादा पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रयोग की बात करा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 88। यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे रोक करके पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी को ले आकर के समझाता हूँ, क्योंकि ज्यादा लर्नर्स अपने जो होते हैं हिंदी मीडियम के हैं। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि कक्षा 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी पाठ्य के निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अंग्रेज चिकित्सक विलियम हार्वे ने रक्त के परिसंचरण की खोज की। ठीक है, उन दिनों समकालीन राय थी कि रक्त शरीर में नलियों में आगे पीछे फ्लो करता है। ठीक है, आगे पीछे घूमता है ब्लड जो है, उस टाइम का ये मानना था। ठीक है, उनके विचारों के लिए हार्वे का मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने ये विचार दिया था तो उनका मजाक उड़ाया गया और उनको सर्कुलेटर बुलाया गया। ठीक है ना, उन्होंने अपने अधिकांश मरीजों को खो दिया। भाई लोग उसका मजाक बना लगे उन विलियम हार्वे का कि ये तो ऐसे कर रहे हैं, उनको सर्कुलेटर और चिढ़ाने लग गए। तो उनके जो डॉक्टर थे वो, तो उनके जो मरीज थे वो ज्यादातर छोड़ के चले गए उन्हें। तथापि उनके मृत्यु से पूर्व परिसंचरण के बारे में हार्वे के वैज्ञानिक विचार को सामान्य रूप से एक जैविकीय तथ्य की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, जो उन्होंने दिया था तथ्य उससे स्वीकृति मिल गई। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। जिसपे लोग मजाक बनाते थे, अक्सर ऐसा ही होता है, जिसका दुनिया ने
मजाक बनाया है उन्होंने ही इतिहास रचा है, ठीक है ना। जिस पर दुनिया हंसा है उन्होंने ही इतिहास रचा है, ये याद रखना। तो विलियम हार्वे पे पहले लोग हंसे, लेकिन उनके तथ्य सही निकला, ठीक है ना। परिसंचरण का उन्हें विलियम हार्वे ने ही दिया है। अब क्या कह रहे हैं, उपरोक्त में विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन से पहलू प्रदर्शित होते हैं। ये पूछ रहे हैं कौन से पहलू प्रदर्शित होते हैं आपके। तो देखते हैं, पहला, विज्ञान प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है। बिल्कुल, प्रयोग होकर के आ गया तो सत्य हो गई बात, तो ये तो सही है। विज्ञान प्रायोगिक है, ये भी सही है। कह रहे विज्ञान वास्तविक तथा मूल्य उदासीन। देखिए, मूल्य उदासीन तो होता है, लेकिन वास्तविकता ज्यादातर मतलब इतना पॉजिटिव में नहीं जाता, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा आपका। आगे कह रहे हैं विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित होता है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब जैसे डिमांड होती है समाज की, उसके तरीके स्थापित किया जाता है साइंस को, ये भी पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो आपका जो आंसर होगा सी को छोड़ करके ए बी डी होगा। कहां कहां दे रखा है, बी ए डी लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रोक करके एक बार स्पीड में और आप लोग सुन लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस पे दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है, ठीक है ना। इन्फ्रेंस की बात कर रहा है। देखिए प्रभाव क्या होता है, प्रभाव उसे लिया जाएगा जिसके वजह से किसी की चीजों में परिवर्तन आ जाए। मान लो मैंने आपको कोई मोटिवेशन देता हूं, आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, उससे आपके नेचर में चेंजेस आ जाता है। मैंने जैसे आपको मोटिवेट कर दिया कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, आप लोग अपने माँ बाप के सपने पूरा करो, तो ये आप पे प्रभाव डालेगा, तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करने लग जाओगे, उससे रिलेटेड काम करने लग जाओगे, तो उसे बोला जाता है कि ये इस पे प्रभाव डाला है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है। तो देखते हैं, कह रहा है जली पौधों की पत्तियां मोम जैसे आवरण से ढकी होती हैं, कोई प्रभाव का रीजन नहीं दिखता है। अगला कह रहा है एक आरोही पौधों की धागे जैसी घुमावदार संरचनाएं होती हैं जो तने से निकलती हैं, इससे इसमें किस चीज का प्रभाव, कोई प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। अगला देखिए, रेगिस्तानी पौधों की छोटे आकार की पत्तियां जल की क्षति को कम करने की सहायक होती हैं, ये प्रभाव की वजह से चेंजेस आया। पौधे अगर रेगिस्तान में उगते हैं ना, तो उनपे रेगिस्तान का इतना प्रभाव है जल का सूखे की वजह से, कि उनके प्रभाव पड़ने की वजह से जो पत्तियां बिल्कुल इस तरह से खुली खुली होती हैं वो इस तरह से नुकीली और कांटेदार बन जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जहां से वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन नेचर का इतना प्रभाव पड़ा इस पे, इन पौधों पे जो रेगिस्तानी एरिया के पौधे हैं, कि उनकी कटीली जैसी झाड़ियां होने लगी, पत्तियां पतली होने लगी, ठीक है। तो ये प्रभाव का कारण है, बिल्कुल बिल्कुल ये प्रभाव को डिफाइन करता है। अगला क्या कह रहा है, जली पौधों की पत्तियां जल में तैरती हैं और झुक जाती हैं, नहीं तैरती हैं तो फैली ही रहती हैं, झुक कौन सी जाती हैं, कुछ झुकती हैं नहीं झुकती हैं, ठीक है। तो ये आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी की तरफ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपको कथन दे रखा है, समाज के लिए विज्ञान सर्वदा लाभकारी होता है क्या। मैंने माइंड मैप में पढ़ा रखा है, विज्ञान हमेशा लाभकारी नहीं होता, बहुत बार ये विनाशकारी भी होता है। आप लोग रियल लाइफ में भी देखते होंगे, मोटरसाइकिल फायदेमंद है, लेकिन हन्न से जो लेके जाता है गिरता भी है मरता भी है, ठीक है ना। तो हमेशा ये लाभकारी हो ये जरूरी नहीं होता है। कट्टे पिस्तौल भी बनते हैं, मिसाइलें भी बनती है, लाभकारी भी हैं और नुकसानदायक भी है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कह रहा है विज्ञान में प्रगति से प्रकाशी और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकी का भी आविष्कार हुआ है, साफ साफ दिख रहा है हुआ है, तो ये सत्य है। तो S1 गलत और S2 सही है, ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पे है। यहाँ पे दोनों ट्रू कट गया, S1 दोनों सत्य है, ये रहा ट्रू दे रखा है S1 को, S1 सत्य है गलत है, S1 फॉल्स यहाँ पे दे रखा है और S2 सत्य है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग को, तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ और साइंस बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता रहूँगा आगे भी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 81 आपके सामने दे रखा है, ये रहा।
देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकार से संचारण के सम प्रत्यय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला ले गई। पहले चर्चा की, चीजें बताई, नियम रूल कानून बताए, फिर जाकर के कहाँ ले गई, प्रयोगशाला में कार्य करने के सम्मिलित ले गई। ठीक है, सम्मिलित किया। ठीक है, विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर उन पर जंग लगता है, समूह में कार्य किया। तो ये बच्चों ने कार्य किया। उपरोक्त उल्लेख प्रयोगशाला के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, ये पूछा क्या सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है इसे निगमनता मतलब डिडक्शन में इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया जाएगा। ये तो सत्य है, लेकिन सत्य नहीं पूछा है उसने। ठीक है ना, यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों को कुछ विचार तो है कि उन्हें क्या ज्ञात करने की अपेक्षा की जा सकती है। बिल्कुल है, तभी तो प्रयोगशाला में ले गए, ये भी पॉजिटिव होता है। ये कह रहे हैं यह कक्षा में चर्चा किए गए संप्रत्ययों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। बिल्कुल, अगर बच्चे चर्चा कर रहे हैं, जो अभी तक हमने बताया कि जंग ऐसे लगता है, ये रीजन होता है, प्रयोगशाला में जाने में और सुदृढ़ हो पाएंगे, ये भी पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगला आपका डी ऑप्शन दे रखा है, यह विद्यार्थियों को एक सामान्यीकरण तक पहुंचाने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। सामान्यीकरण का मतलब होता है, देखिए जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई बात कहें तो एक ऑन एवरेज की बात हो, सबके लिए समान हो। ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि ज़्यादातर 15 से 18 साल के बच्चे जो है माता पिता का विरोध करते हैं, तो ये एक जनरल बात हो गई। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे हों जो विरोध नहीं करते हों, तो ये जनरलाइजेशन के इस तरह से वादे होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ बुक में इसका आंसर ए को पता नहीं क्यों माना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये आंसर ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगर हाँ कहता, पॉजिटिव आंसर पूछता, तो ए ऑप्शन हो जाता, क्योंकि इसने पहले क्लासरूम में चीज़ों को सिखाया है, नियम कानून बताया है, फिर एग्जाम्पल कराने के लिए प्रयोगशाला ले गई है, तो ए तब जाकर के पॉजिटिव होता। पर इसका आंसर जो है डी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कुछ बुक में ए भी दिया है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अगर पेपर में आता है तो इसकी तरफ जाओगे, अगर यहाँ नॉट लिखा है, नहीं लिखा है तो, अगर हाँ लिखा है तो ए की तरफ जाएंगे। इसमें मुझे दोनों में संशय है, तो ये देख लीजिए, क्योंकि कुछ बुक में ये आंसर मैंने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा। वैसे डी ऑप्शन मार के आइएगा अगर नहीं लिखा होगा तो, क्योंकि मैं डी को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए अगला आपका 82 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये पढ़िए। कह रहा है वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 82 में वैज्ञानिक सिद्धांतों के संबंध में क्या सत्य है उसकी बात कर रहा है। सॉरी, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्या है। ये भी सही बात है। ठीक है, संदर्भ में वैज्ञानिक सिद्धांत के पॉजिटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव आंसर है। कह रहा है वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमारी कल्पना बहुत अधिक जोर पड़ता है। सही बात है, जोर पड़ता है। हमने माइंड मैप की क्लास में भी अच्छे से सिखा रखा है। विज्ञान की परिकल्पना समझना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी टेंशन का काम है। प्रयोगशाला में आप देखिए, इसरो वगैरह को देखिए, कितने चिंतित रहते हैं, कितना वो कल्पना करते हैं उसकी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। बिल्कुल सही बात है। सिद्धांत क्या करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे, नई नई परिघटनाएं क्या हो सकती हैं और उसकी फिर पुष्टि के लिए प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें। यह भी पॉजिटिव को जाता है। अगला कह रहा है वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा टेंटेटिव नेचर का होता है, अनंतिम होता है, मतलब प्रायोगिक होता है, कुछ ना कुछ उसमें उथल पुथल लगी रहती है। तो ये भी पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है आपका आंसर। तो सारे ही आंसर जा रहे हैं ABC ये रहा। देखिए सारे आंसर को सी ऑप्शन में दे रखा है, ABCD। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन की तरफ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा बहुत मन है आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्ट करने का, आप लोगों से बात करके पढ़ाने का, 2 वे कम्युनिकेशन करने का। तो प्लीज़ आप लोग इसे सराहिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है। डाइवर्जिंग नेचर का प्रश्न, जिसके खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, उसकी बात कर रहा है।
पहला समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग कैसे नियंत्रित कर पाती है, ये तो बहुत छोटा सा आंसर हो जाता है। घर्षण एक मित्र की तरह और शत्रु की तरह, ये भी आसानी से व्यक्त कर सकता है बच्चा। कह रहा है द्रवों में तैरती वस्तु की विशिष्ट आकृतियों को क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। डी ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है क्या होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे बहुत सारे अलग अलग जवाब देंगे। ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे, हवाएं नहीं आएंगी, बहुत तरह तरह के आंसर्स आएंगे। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 दे रखा है, क्या दे रखा है इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। एक उदाहरण है, कह रहा है मान लीजिए हम एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं, ठीक है। उष्मागतिकी हमें बताती है, थर्मोडायनेमिक हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करना की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है, एसी लगाओगे तो ऊर्जा खर्च होगी। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। उष्मागतिकी पदार्थ के विभिन्न प्रस्तावों की समस्या को भी नियंत्रित करती है, ठीक है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी, देखिए क्या कह रहा है, उष्मागतिकी को रिलेट किया, फिर प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया की कितनी उष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, इसके अनुमान में भी उष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। रूम में एसी लगाओगे तब भी उष्मागतिकी की आवश्यकता पड़ेगी। बाहर अगर फोटोसिंथेसिस से कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, कैसे बन रही है, वहां पे भी उष्मागतिकी का सिद्धांत लगेगा। कह रहा है उपरोक्त उदाहरणों में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है। देखते हैं क्या विचार है। पहला ऑप्शन ही आपको दे रहा है, विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है, यही इसका आंसर है। अंतः विषय परक का मतलब होता है जोड़ करके चीजों को बताना। इसमें देखिए एसी को लेकर के, एयर कंडीशनर को लेकर के रूम के अंदर की चर्चा की गई है, वहीं फोटोसिंथेसिस को लेकर के रूम के बाहर की चर्चा की गई है। तो ये अंतः विषयक के बारे में क्षेत्र की बात कर रहा है, हर क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला कह रहा है सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृति, यहाँ समाज के रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी है उसने, उष्मागतिकी की बात करी है, तो ये होगा नहीं। विज्ञान प्रकृति में इंटेटिव नेचर का होता है लेकिन इस उदाहरण के थ्रू तो नहीं कहना चाह रहा है वो, ये भी गलत हो गया। विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता है, जरूरी थोड़ी अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता होगा, लेकिन इस ऑप्शन हमें तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग यही आंसर हो जाता है कि दोनों क्षेत्रों की बात करी जाए, तो उसने किया है, तो ये आता है अंतः विषय परक क्षेत्र, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है 85 में। इसमें कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने ये 2 प्रश्न पूछे हैं, पढ़ते हैं इसके प्रश्न को। किसके लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए। पहला प्रश्न पूछा, क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए खुले आद्र में रख दो। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा, क्या होगा जब तुम कागज और लकड़ी जलाते हो। शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है, ऐसा प्रश्न पूछने का। रासायनिक अभिक्रिया से क्या जानना चाह रहा है शिक्षक आपका, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपका, अच्छा कूट भाषा में दे रखा है तो कई आंसर सही हो सकते हैं। पहला देखो कह रहा है कि शिक्षक जानना चाहता है विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहता है, तभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कील रखोगे तो क्या होगा, आग लगेगी तो क्या होगा। इसलिए का मतलब वो चाह रहा है कि बच्चे प्रेरित हो, पॉजिटिव आंसर है। वैज्ञानिक संपत्तियों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, बिल्कुल, तभी पूछेगा उनसे आंसर का क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होगा, कि आप लोग पहले देख के आए होंगे चीजें कि अच्छा हमारे घर के सामने एक रॉड पड़ी थी उसको ऐसा हो गया था, तो ये पुराने ज्ञान से जोड़ रहा है। अगला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणाएं हैं तो उन्हें भी जानेगा, उनका कोई अपना अलग से कुछ आंसर निकल करके आ रहा है बच्चों के मन में, तो उन्हें भी इनके थ्रू वो जान पाएगा। अगला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझने में समझ बनाना। विज्ञान के प्रक्रम ये रासायनिक अभिक्रिया की ओर करवा रहा है, उसके थ्रू क्वेश्चन रिलेट कर पाओ तो वो आंसर होना चाहिए। विज्ञान के प्रक्रम को समझाने के लिए ये क्वेश्चन दोनों पूछना जो पॉजिटिव मतलब ज्यादा सपोर्टिव नहीं है।
उसने 2 ही तो क्वेश्चन पूछा है, वो विज्ञान के सपोर्ट में कैसे आ गए, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया से ही आंसर होंगे। तो आपके जो पॉजिटिव में जाते हैं ए बी सी जाते हैं। देखिए कहाँ दे रखा है आपका ए बी सी, डी ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये था 85 के बाद आ जाते हैं 86 में। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है आपका, विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। सही बात है। अगर आप ही हैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका अधिगम प्रभावित होगा, प्रोत्साहित होगा और कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, ठीक है ना। तो तर्क वितर्क करना पॉजिटिव जाता है मैथ और साइंस के केस में। S2 क्या कह रहा है, तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं प्रतिरूपों और सिद्धांतों निर्माण, ये निर्माण लिखा हुआ है, निर्माण, ठीक है ना, निर्माण में सहायता करता है जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं प्रतिरूपों और सिद्धांत निर्माणों को सहायता करता है जिससे अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर आपका जो है ए होना चाहिए। S1 S2 दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए विवादित, अच्छा नहीं, यहाँ पे विवादित की बात किया है, विवादित विषयों पर चर्चा करना, और यहाँ केवल तर्क वितर्क विषय पर व्याख्याओं प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करना जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए इसमें जो है ना, इसका जो आंसर दिया हुआ है ये आपको बी दिया हुआ है, दोनों तो सही है। कह रहा है S1 S2 दोनों सही हैं और किंतु S1 S2 की व्याख्या नहीं करता है, ये वाले को सही माना गया है इसका आंसर, ठीक है ना। वैसे ये व्याख्या थोड़ा थोड़ा कर भी रहा है, इसको आप लोग थोड़ा एक बार और पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है। वैसे फिलहाल इसका आंसर बी को जाता है, ठीक है ना, सही तो दोनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। 88 देखिए क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट की बात किया है। कह रहा है सदृश आवेश मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, ये भी आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं विपरीत वाले, ये भी सत्य है, ये भी एक निष्कर्ष है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कूट में बताओ कि ए अवलोकन है बी निष्कर्ष है, दोनों ही निष्कर्ष है, दोनों ही रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कोई अवलोकन थोड़ी ना करोगे, होता है, ये तो परफेक्ट है, ये तथ्य वाली चीज है। तो दोनों ही निष्कर्ष है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबको पता है एल्युमिनियम के विद्युत के सुचालक होते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। तो इसमें अवलोकन क्या करने जाओगे आप, अवलोकन से अर्थ होता है कि आप उसमें देखो क्या हो क्या रहा है, सही है या गलत है, कुछ देखने की बात हो, जो सार्वभौम सत्य उन पे देखना नहीं जाता, या निष्कर्ष होते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग 89 की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है NCERT विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। कह रहा है बच्चों के प्रोफेसर अहमद और माधवी के साथ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। बच्चे जो हैं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किए हैं अपने एक टीचर और एक लेडी टीचर के साथ, माधवी के साथ। माधवी ने समझाया कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जैव विभिन्नताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। जो किसके लिए बने हैं, जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आवास को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई प्रजातियों का स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा किस उद्देश्य पर उपरोक्त उदाहरण विशेष पर बल दे रहा है। तो ये आपको बात करना चाह रहे हैं किस पे बल दे रहा है आपका। पहला देखिए क्या कह रहा है कि विज्ञान समाज तथा एवं तकनीकी के अंतरपृष्ठ पर विषयों पर समझ बनाता है, ये भी सही है। अगला क्या कह रहे हैं, विज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रमों को समझाता है, ये उतना सही नहीं है। इस जो उदाहरण टीचर और उन्होंने दे रखा है विज्ञान के प्रक्रम की कहीं बात नहीं करी है उसने अपने उदाहरण में, आप एक बार उदाहरण फिर पढ़ सकते हैं। और पर्यावरण संबंधी मुद्दों उठाएंगे, बिल्कुल उन्होंने बताया ना कि प्रोफेसर अहमद ने बताया ना कि प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये चीजें बातें की है पर्यावरण संबंधित। तो ए सही हो सकता है और सी। डी कह रहे विज्ञान एवं तकनीकी में
सौंदर्यपरक संवेदना और क्रियाकलापों को पोषित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है इस उदाहरण के माध्यम से। तो ए सी वाला आपका उदाहरण सही हो जाता है, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, ये दे रखा है। इसमें कह रहा है हमारे लिए, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए, हमारे लिए परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन प्रघटनाएं हैं। नव जागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय में चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित होता है। 17वीं शताब्दी में हाइजेन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों से या कणिकाओं से बना है। तो मतलब चेंजेस आ रहे हैं, टेंटेटिव नेचर को दिखा रहा है ये चीजें। ठीक है ना, विज्ञान की प्रकृति टेंटेटिव होती है, पहले कुछ था अब कुछ हो गया। कह रहे निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति में कौन से पहलुओं को उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। आपका कौन सी प्रकृति को? विज्ञान समाज संस्कृति की तो कहीं बात ही नहीं की है अभी इस वाले उदाहरण के थ्रू। तो वैज्ञानिक की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है। बिल्कुल, तभी तो ये सोचे थे सृजनता, नई नई खोज करेंगे तो विज्ञान की प्रगति होगी। यहाँ पे नई खोजों की बात किया है। देखिए इन्होंने, न्यूटन ने प्रस्तावित किया था कि नए कणों की खोज की थी। ठीक है, तो ये सृजनात्मकता को सपोर्ट करता है। सी कह रहा है विज्ञान प्रकृति में अनंतिम होता है, टेंटेटिव होता तो है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं गया टेंटेटिव की, तो डायरेक्ट बात नहीं की गई इस उदाहरण के थ्रू। अगर देखें तो टेंटेटिव की बात डायरेक्ट नहीं की गई है इस उदाहरण में। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रायोगिक की बात। डी क्या कह रहा है, विज्ञान की प्रगति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है। ये भी थोड़ा सही है, तो बी, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन सही जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। वैसे अगर बहुत डीप में देखा जाए तो यहाँ एक जगह प्रायोगिक की बात की थी, न्यूटन के प्रस्तावित किए गए प्रकाश, अच्छा केवल प्रस्तावना दिए थे, नहीं तो ये भी सही हो जाता अगर प्रायोगिक की बात करते। तो यहाँ पे जो सी आंसर है ये करेक्ट दिया हुआ है आपका। ठीक है, 89 का। अब चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड, 89 हमने ले लिया था। अच्छा यहाँ पे एक चीज जरा देखिए, डी ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए एक बार, मुझे कुछ डाउट है इसमें। कह रहे हैं नवजागरण दर प्रकाश प्रक्रिया की विषम चर्चा इन्हीं परिघटनाओं के केंद्रित के 17वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया। तरंगों को न्यूटन ने फिर दिया। विज्ञान की प्रगति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर ही चलती है, ये तो गलत हो जाएगा, केवल निश्चित। यहाँ पे ये टेंटेटिव नेचर वाला सही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, सी ना होकर के बी होना चाहिए, और बी ही दिया हुआ है। अभी मैंने आंसर शीट में देखा है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी और सी होंगे। ठीक है, बी और सी कैसे होंगे कि देखिए जब उन्होंने सृजनात्मकता की थी तभी तो वो ढूंढ पाए थे ये प्रकाश के कण के माध्यम से चल रहे हैं, तो कुछ नया सोचना सृजनात्मकता आती है, तो उससे बी सही हो गया। और विज्ञान प्रकृति अनंतिम होता, टेंटेटिव होता। पहले केवल उसकी धारणा थी कि कण थे, बाद में धारणा आ गई, न्यूटन ने कुछ और धारणा लेके आए तो चेंज हो गया। इसका मतलब ये टेंटेटिव को सपोर्ट कर रहा है। टेंटेटिव का मतलब होता है जो फिक्स ना हो। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना, तो ये सी सही होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो है आफ्टर सीटेड 8 तारीख से बिहार के जो टीचिंग एग्जाम चल रहे हैं प्राइमरी जूनियर के, उसमें जो मैथ और साइंस के पोर्शन है उसका डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। 10 दिन तक 10 मैराथन क्लास मैं लूंगा, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो जो भी आपके जानने वाले, आपके भाई बहन या आपके दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं, उन तक ये चैनल पहुंचा दीजिए और खुद भी आप लोग चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि आप फिर जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे वहां पे इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।